हेलो गाइस, वेलकम टू मेड एग्जाम वाइटल्स। मैं हूं दिव्येश और आज हम बात करने वाले हैं ओपी पॉइजनिंग के बारे में, मतलब कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जो कि मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग है इंडिया में। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग है ओपी पॉइजनिंग। ओपी कंपाउंड्स में कौन कौन से आएंगे? पैराथायोन, मेलाथायोन, डाइफ्लोस। ये सारे कंपाउंड्स बहुत हाई लिपिड सोल्यूबल होते हैं, जिसके कारण ये बॉडी में से कोई भी सरफेस से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बॉडी में जाके टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सबसे पहले तो पैराथायोन, मेलाथायोन, डाइफ्लोस, ये सारे ओपी कंपाउंड्स बॉडी में जाके दे इरिवर्सिबली ब्लॉक्स द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो कि एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करते हैं। पर ये ओपी कंपाउंड्स उसको ही ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ना बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप के सिम्टम्स दिखेंगे। तो सबसे पहले सिम्टम्स ऑफ द ओपी पॉइजनिंग, ये एम्स में पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले क्या दिखता है, तो मस्करीनिंग इफेक्ट्स में क्या आएगी? स्वेटिंग होगी, सलाइवेशन होगा, लेक्रेमेशन होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, वोमिटिंग होगी, एब्डोमिनल क्रैम्स होंगे, मियोसिस हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है और डेफिकेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसमें ना रिसेप्टर्स काम करते हैं। तो सबसे पहले M1 रिसेप्टर, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है। तो ओपी कंपाउंड्स क्या करेंगे, ग्लैंड्स को अफेक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, HCl का सिक्रीशन बढ़ा देंगे। उसके अलावा M2 रिसेप्टर हार्ट में होता है, जो क्या करेगा, हार्ट रेट कम कर देगा और BP कम कर देगा। और थर्ड क्या है, M3 रिसेप्टर, जो क्या करेगा, पिन पॉइंट प्यूपिस दिखेगी इसमें और सिक्रीशन बढ़ जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इसमें निकोटिनिक कौन सी इफेक्ट आती है। तो निकोटिनिक इफेक्ट्स में आएंगी पैरालिसिस, मसल वीकनेस, ट्विचिंग्स, फासिकुलेशंस, ये सारी कंडीशन इसमें होगी। और सेंट्रल इफेक्ट में कौन सी आएगी, तो हेडेक होगा, रेस्टलेसनेस होगा, कन्फ्यूजन होगा, कोमा होगा या फिर डेथ भी हो सकती है। इसलिए ओपी पॉइजनिंग बहुत क्रिटिकल केस होता है, इसको जल्दी ही ट्रीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो ओपी पॉइजनिंग को डायग्नोस करने के लिए हमको पहले तो अच्छे से हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, साइन और सिम्टम्स देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। उसके अलावा देखेंगे एस्टिमेशन कोलिन एस्टरेज एक्टिविटी, कोलिन एस्टरेज बराबर प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, वो भी हम एस्टिमेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या आएगा, तो रिमूव कंटामिनेटेड क्लोथ्स, वॉश स्किन बाय सोप एंड वाटर। ठीक है, जो भी कपड़े उसने पहने हैं उसको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो गए तो उससे ज़्यादा टॉक्सिसिटी और बढ़ सकती है, इसलिए सबसे पहले वो रिमूव कर देंगे। उसके अलावा गैस्ट्रिक लवाश शुड बी डन टिल द रिटर्निंग ऑफ द क्लियर फ्लूइड। जब तक क्लियर फ्लूइड नहीं आएगा तब तक गैस्ट्रिक लवाज हम करेंगे। उसके अलावा एयरवे शुड बी मेंटेन, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन भी हम देंगे, क्यों, अगर कोई उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, तो हम उसमें हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे। उसके अलावा कंट्रोल कन्वल्जन्स, अगर आ रहा है पेशेंट को, अगर और कन्वल्जन्स आ रहे हैं तो हम क्या देंगे, IV डायज़ापाम देंगे। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे इफेक्टिव ड्रग कौन सा है ओपी पॉइजनिंग में, तो हम देंगे एट्रोपिन, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। ये एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, जो एसिटाइल कोलिन की जो नॉर्मल इफेक्ट होती है, जो कि एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है ओपी पॉइजनिंग के केस में, तो उसको वो कम कर देगा। इट ब्लॉक्स मस्करेनिक रिसेप्टर कॉम्पिटिवली। ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। एट्रोपिन गिवन IV देते हैं ड्यू टू एमरजेंसी, डोज रिपीटेड एवरी 5 मिनट। हर 5 मिनट में हम डोज को रिपीट करेंगे। कब तक, जब तक ना फुल्ली पेशेंट एट्रोपिनाइज ना हो जाए। जब तक साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिखेंगे एट्रोपिनाइजेशन के, तब तक हम एट्रोपिन को हर 5 मिनट में हम देंगे। ठीक है, अब साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले है मीड्रियासिस, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स दिखेंगे। ठीक है, नॉर्मली एसिटाइल कोलिन क्या करता है कि मियोसिस करता है, पर हम इसको एट्रोपिन देने से क्या होता है कि ये मिड्रियासिस करेगा, ताकि डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स हमको दिखेंगे। ये पहली साइन है। दूसरी क्या है, टेकिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा साइन कौन सा है, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा। चौथा है डिक्रीज इन सिक्रीशन, मतलब कि ये स्पेसिफिक साइन है। ओपी कंपाउंड का जिसको केस होगा और टॉक्सिसिटी का, उसमें ना डिक्रीजन इन सिक्रीशन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके अलावा दिखेगा कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन, ये सारे पांचों साइन
एट्रोपिनाइजेशन के है, ठीक है। अब एट्रोपिन रिवर्स ऑल सिम्टम्स ऑफ ओपी पॉइजनिंग एक्सेप्ट मसल वीकनेस। ये मसल वीकनेस को रिवर्स नहीं करता, बाकी सारी कंडीशन को ये रिवर्स कर देगा। इसके अलावा एट्रोपिन इज गिवन फॉर 7 to 10 days, ठीक है। जब तक पेशेंट को ठीक नहीं होगा तब तक हम एट्रोपिन दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि और कौन से हम ड्रग्स दे सकते हैं। तो ऑक्सैम्स ना एसिटाइल कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर है। नॉर्मली क्या होता है कि ओपी कंपाउंड्स ना एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। उनका काम बराबर नहीं होता, इसीलिए हम देते हैं ऑक्सैम, जो क्या करेंगे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को वापस जगा देंगे, उसका वापस वो काम करने लगेंगे। तो प्रालिडोक्साइम ये पेरिफेरल एक्शन करता है, और डाईएसिटाइल मोनोक्साइम वो ना ब्रेन और पेरिफेरली दोनों में एक्शन करता है। ये दोनों एक्शन को हम देते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली एसिटाइल कोलाइन कंटेन्स 2 साइड। एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज में 2 साइड होती है, ठीक है। सबसे पहले एस्टेरिक साइड होती है एक, और दूसरी साइड है एनायोनिक साइड होती है। तब एसिटाइल कोलाइन नॉर्मली एस्टेरिक साइड पे बाइंड होता है, और वहाँ पे वो हाइड्रोलिसिस होके वो ना ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ऐसा तो नॉर्मल कंडीशन एसिटाइल कोलाइन बाइंड्स टू एस्टेरिक साइड एंड ब्रोक डाउन फास्ट, ऑलवेज फ्री साइड कंसीडर, ठीक है। ये हमेशा फ्री साइड होती है। एसिटाइल कोलाइन आएगा, यहाँ पे बाइंड होगा, टूट जाएगा, आएगा, बाइंड होगा, टूट जाएगा, ठीक है। और इससे ना एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन होता है नॉर्मली। पर ओपी पॉइजनिंग के केस में क्या होगा कि ओपी कंपाउंड्स आएंगे और इस साइड पे बाइंड हो जाएगा, जिससे क्या होगा एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं होगा और इसका डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। देयरफॉर एसिटाइल कोलिन कैन नॉट बाइंड टू एस्टेरिक साइड, नो ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन और इंक्रीज ACH लेवल। ACH लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे ना सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमको दिखते हैं, ठीक है। अब प्रालिडोक्साम और डाईएसिटाइल मोनोक्साम क्या करेंगे, टू डिक्रीज ACH लेवल वी नीड टू रिमूव द OP कंपाउंड्स फ्रॉम एस्टेरिक साइड सो दैट एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इज अवेलेबल अगेन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ACH, ठीक है। ACH का वापस ब्रेक डाउन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की जो साइट है एस्टेरिक साइड, उसको हमको फ्री करना पड़ेगा। तो उसको फ्री कैसे करेंगे, तो हम देंगे ऑक्सैम क्या करेंगे, इट बाइंड्स टू एनायोनिक साइड ऑफ द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। एनायोनिक साइड पे वो बाइंड होगा, और बिकॉज ऑफ हाई एफिनिटी वहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। किसके बीच में, ऑक्सैम्स और एनायोनिक साइड के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जिससे ओपी कंपाउंड और एस्टेरिक साइड वाला जो बॉन्ड है ना वो वीक हो जाएगा और वो टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए एस्टेरिक साइड वापस फ्री हो जाएगी, और वहाँ जाके एसिटाइल कोलिन वापस बॉन्ड बनाएगा, और वहाँ जाके वो ब्रेक डाउन होगा, जिससे एसिटाइल कोलिन का लेवल वापस नॉर्मल हो जाएगा और साइन और सिम्टम्स कम हो जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सैम्स आर नॉट इफेक्टिव इन कार्बामेट पॉइजनिंग। क्यों, क्योंकि कार्बामेट्स आर बिग मोलिक्यूल, ये ना बहुत बड़े मोलिक्यूल होते हैं जो जाके ना दोनों साइड पे बाइंड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ना ऑक्सैम काम नहीं आते। दे बाइंड टू द बोथ एनायोनिक और एस्टेरिक साइड, और इससे ना ये माइल्ड एंटी कोलिनरी एस्टरेज एक्टिविटी करता है, ठीक है। एजिंग ऑफ एंजाइम, अब क्या होगा कि अगर कोई पेशेंट है उसको ना बहुत लंबा टाइम हो चुका है कि ओपी पॉइजन हो चुका है, तो टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई है ना कि ओपी पॉइजनिंग में ना हम कुछ भी देंगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंजाइम ना ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुके हैं। ओपी एंड एस्टेरिक साइड बॉन्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, देन ऑक्सैम्स आर नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। ओपी कंपाउंड और एस्टेरिक साइड का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे ना ऑक्सैम काम नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।